एक सादृश्य अर्थ में, एक अभाव अर्थ में, एक अन्यता के अर्थ में, एक अल्पता के अर्थ में, एक अप्रशस्ति के अर्थ में और एक विरोध के अर्थ में। 6 अर्थ तो वैसे ही खड़े हुए हैं। यानी एक द्वैत के 6 अर्थ को अपने सामने रखे बने हुए। सादृश्य अर्थ में, अभाव अर्थ में, अन्यता इत्यादि के अर्थ में। वैसे तो विधा हितम ज्ञातम द्वितम और द्वितस्य भावो द्वैतम व्युत्पत्ति के अनुसार तो द्वित्व प्रकार ज्ञान विषयता के रूप में एक सामान्य लक्षण हमें द्वैत का मिल जाता है। ये वाक्य को समझ क्या मतलब है? तो देखो विधा हितम पहले तो ये शब्द है ना, और इत शब्द को अर्थ क्या किया? इट इज इक्वल टू ज्ञातम। विधा हितम लगे हितम ની આગળ જ્ઞાતમ ના વચ્ચે ફક્ત એક જ લીટી છે ને, એને તમે ડબલ કરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિમ્બોલ મૂકી દો એટલે હિતમ નું આગળ શું થયું? એટલે વિધા બે પ્રકારે જેને આપણે જાણી શકીએ। नहीं तो पूरा वाक्य ऊपर से निकल जाएगा। चारा तो दोनों को थी ये मेरा कर्तव्य के जानन थकी क्यों बता रहे हो? आप प्राप्ति अर्थ भी बताओ, प्राप्ति अर्थ भी बताओ। ये तब भाष्यकार को मतलब ऐसे क्या अखाड़े में आपके संग तैयार है। ये हमारे सतीश है, इनके और हमारे व्याकरण गुरु एक थे, तो दिवंगत हो गए, बड़े ऋषि पुरुष थे वो, इसलिए हम गुरु भाई भी मित्र तो है ही। यह आपको समझा तो विधा हितम એટલે બે પ્રકારે જેને આપણે જાણી શકીએ અથવા તો જે બે પ્રકારે જાણી શકાય। દ્વિતમ એટલે વિધા हितम मतलब કે જ્ઞાતમ એનાથી પહેલા દ્વિત શબ્દ બન્યો, એટલે આ દ્વિત છે ને એ દ્વિત એક શબ્દ બનાવ્યો તમે એ શબ્દ સમજો। અને જેમાં દ્વિતપણું રહેતું હોય એનું નામ દ્વૈત। આ સંસ્કૃતનો શબ્દનો અર્થ ઘટન કરવાનો કે વ્યુત્પત્તિ કરવાનો વિશેષ પ્રકાર છે। એટલે સંસ્કૃતના વ્યાકરણના હિસાબે દ્વૈત શબ્દનો શું મીનિંગ થાય આ આપણને બતાવે। ગુરુચरण को नहीं, ये गुरुचरण को ही नहीं, ये लेखी उनको है। जो वेद पारंग होए बाकी क्या कहो तो गुरु शामिल है हमारे वेद पारंग। विधा हितम ज्ञातम द्वितम द्वितस्य भावो द्वैतम। अब क्लियर हो गया कि नहीं है? समझ कुछ पढ़ रहे हैं ना? चलो, व्युत्पत्ति के अनुसार द्वित्व प्रकारक ज्ञान विषयता એટલે જેમાં દ્વૈત જેને આપણે દ્વૈત કહી રહ્યા છીએ એ દ્વૈતમાં દ્વિત્વ પ્રકાર એટલે બે પ્રકારની જ્ઞાન વિષયતા રહે છે એટલે એનું નામ દ્વૈત થયું। આ બધું વ્યાકરણની एक शैली છે બોલવાની પારિભાષિક टर्मिनोलॉजिकल ख्याल है। दो प्रकार की ज्ञान विषयता जिसमें रहती है उसका नाम है द्वैत। के रूप में एक सामान्य लक्षण हमें द्वैत का मिल जाता है और वह यह कि एक यह वस्तु और दूसरी वह वस्तु।
जो दो प्रकार की ज्ञान विषयता जो द्वैत में रह रही है, आपको कैसे हम कहेंगे एक ही में एक यह वस्तु और दूसरी वह वस्तु। ऐसी बुद्धि या अनुभूति का विषय होना ही द्वैत है। अपन को समझ में आना चाहिए ना, उनको समझाया तो सबको चाहिए। आपने समझाया तो जब तक एक लक्षण के समझ नहीं आया तो फिर वो ऊपर से चला गया। यानी मैं बार बार पूछूं तुम्हारे कि वो तो कौन कह के ऐसा वो पढ़ गई हो? ख्याल आया कि नहीं आया? तो बार बार तो क्या है पूछना पड़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। ख्याल आया कि नहीं? तो मैं अपने या घर के दादाजी के सेवकन की मेहरबानी अपने ऊपर मानूं कि अगर वो मेरा कॉन्फिडेंस शेक नहीं होने, इतनी कृपा मेरे ऊपर करो तो मेरी छोटी बात है। फिर क्या भाई के लिए तो बैठा हूं मैं यहाँ। ऐसा है कि जहां वर्णों को तुम सब बिलोंग कर रहे हो ना, और वर्णों में डूब रहे हो, यानी तुम झोले की बात होगी। कौन से वर्ग में? वाणिया हुए के लोग પોઝિટિવલી વાળી દે તે સકારાત્મક થઈ જશે ને। અહીં બેઠેલા વાણિયા એટલું કરે તો ઘણું થઈ ગયું। लोगों को उल्टा कर दो भैया तो बना हो जाए तो तुम्हें कहना चाहते हो एक मात्रा की भलो और भलो में एक मात्रा की कमी है। उल्टा तो करो ने, तुमने तो बहुत उल्टा कर रखा होगा। परंतु यह द्वैत कभी भावात्मक हो सकता है तो कभी अभावात्मक भी। देखो, न्याय दर्शन की और वैशेषिक दर्शन की जो मैंने 6 दर्शन लिखे हैं, उन दोनों की जो परंपरा निश्चित हो गई ये उत्तर काल में अपने भारतीय इतिहास में, तो जब न्याय और वैशेषिक इन दोनों दर्शनों के मिश्रित ग्रंथ आने लगे, उनमें से एक ग्रंथ को नाम है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह वो जो तर्क संग्रह है ना, उनमें 7 पदार्थ बताए गए हैं। वो 7 जो पदार्थ की कैटेगरीज है, वहां 6 भाव पदार्थ हैं और 1 अभाव पदार्थ है। वह संदर्भ में मेरे गुरु ने ये लिखा है कि यह द्वैत कभी भावात्मक हो सकता है और कभी अभावात्मक। नहीं तो फिर बाउंसर निकलेगी और अपन डब नहीं करेंगे तो चोट अपने ही पड़ेगी। देखो वो बताएंगे बोले और क्या। उदाहरण दया नैयायिकों के मत में नैयायिकों के मत में तो 6 पदार्थ गिना दिए हैं गुरुदेव ने। द्रव्य, गुण, कर्म, सामर्थ्य
तो नैयायिकों के मत में द्रव्य आश्रय रूप भाव पदार्थ माना जाता है। अब कोई पंडित की विद्यार्थी में बैठे हुए पंडित बैठे हुए अपनी इच्छा और पूछे कि कैसे माने बताओ। पंक्ति देखो, पंक्ति क्या कह रही है? द्रव्य आश्रय रूप गुण कर्म इत्यादि सबन को आश्रय का है द्रव्य। और टेक्निकल नहीं बनाने का बनाने चल આ દ્રવ્ય આશ્રય રૂપ જે કહી રહ્યા છે ને અહીંયા, એટલે એનું મતલબ એટલું છે કે દ્રવ્ય નામનો જે એનો પદાર્થ છે ને કેટેગરી, એ આગળ બતાવેલા ગુણ કર્મ સામાન્ય વગેરે બધાનો આધાર હોય છે. દ્રવ્યના આધાર વગર એ બધું ટકી શકતું નથી, એટલે એને આશ્રય રૂપ ભાવ પદાર્થ કહે છે. આશ્રયત્વમ ક્રિયાશ્રયત્વમ વા દ્રવ્યત્વમ. દ્રવ્યત્વ परिष्कृत लक्षण यही मानो है. माय संबंध यहाँ के और भी लक्षण किए पर यहाँ जो परिष्कृत लक्षण मानो यही मानो, यही मानो. माय संबंधेन गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम वा द्रव्यत्वम. चलिए देख लो कैसी उपस्थिति आवे. अगर आप बागपति बरादरी दोनों उपस्थिति होगी तो द्रव्य आश्रय को भाव पदार्थ माना जाता है और गुण कर्म सामान्य विशेष तथा समवाय द्रव्य में आश्रित होकर रहने वाले भाव पदार्थ है. अब हमें एक्सेप्ट किया वाक्य में बदले तो समझी लो. द्रव्य आश्रय रूप છે અને પેલા 6 પદાર્થ એમાં 5 પદાર્થ આશ્રિત રૂપ, એટલે 6 પદાર્થ ભાવ પદાર્થ છે, એટલે ભાવ કેટેગરીમાં છે. तो तर्क संग्रह पढ़ाने की वासना मेरी अभी रह गई, या छोटा तर्क संग्रह पढ़ाना पड़ेगा. ये और इस रूप में दोनों के बीच द्वैत सिद्ध हो जाता है. क्या है? आश्रय पदार्थ અને આશ્રિત પદાર્થ, બંનેમાં આશ્રય અને આશ્રિત ભાવ થઈને દ્વૈત થયું કે નહીં, એ વાત સમજાય. आई समझ में? एक आधार और एक आधे, ये द्वैत हो गया ना. जो वस्तु जाके आधार पे टिक रही, भाव पदार्थ के अंतर्गत भी केवल गुणों पर दृष्टिपात करते हैं तो कुछ गुण सर्वथा ऐसे हैं कि जो द्वैत बुद्धि के विषय बने बिना अवगत ही नहीं हो सकते. न्याय पदार्थ में क्या है? न्याय में 24 गुण माने गए हैं. क्या है? तो कह रहे हैं कि जो संयोग विभाग स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा चतुर्विंशति गुण. तो 24 गुण जो माने ना, उनके जो कह रहे हैं कि भाव पदार्थ के अंतर्गत भी केवल गुणों पर दृष्टिपात करते हैं तो कुछ गुण सर्वथा ऐसे हैं कि जो द्वैत बुद्धि के विषय बने बिना अवगत ही नहीं हो सकते. यानी જ્યાં સુધી આપણે એને ડ્યુઆલિટી ના જોઈએ કે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ, ત્યાં સુધી એ ગુણ આપણને સમજમાં જ નહીં આવે. એટલે ગુણ નામની જે કેટેગરીઝ છે જેમાં 24 ગુણ લખાવ્યા છે, બતાવ્યા છે ન્યાયવાળાઓએ, એમાંના 24 માના કાંઈક ગુણ એવા છે કે જેને આપણે ડ્યુઅલ બુદ્ધિથી એટલે ડ્યુઆલિટીની દૃષ્ટિથી જ સમજી શકશું, સિંગ્યુલારિટીની દૃષ્ટિથી આપણે સમજી જ નહીં શકીએ. Is it clear? जैसे
बन ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम आप नहीं निकालूंगा, अपन बेसिक इतनी बात समझ लें, फिर कभी भी आप विषय को समझ लोगे तो समझाऊंगा कि 24 गुण में जो 24 गिनाए हैं उनमें से कुछ गुण ऐसे हैं कि जब तक अपन हमारे द्वैत बुद्धि नहीं रखेंगे तब तक अपन को समझ में ही नहीं आएगी। बस इतनी बात समझ लें, अपन पर्याप्त हो जाए, ठीक है। ये तो क्या है, वो हम लोग मुश्किल पड़ जाए। आपने तो एक को समझाया है हमें, एक को संख्या में कैसे अपन को द्वैत बुद्धि से संख्या समझ में आवे, पृथक पदों कैसे समझ में आवे, संयोग कैसे, जब मोटी बुद्धि से समझे पृथक यानी अलग होना, तो जब तक दो नहीं है तो अलग कैसे होगा, संयोग जुड़ना, जब तक दो नहीं होंगे तो जुड़ेगा कैसे, ऐसे। सातों में कौन जो रहे वो उनको क्या हुआ है। इसी तरह कर्म सामान्य विशेष समवाय रूप भाव पदार्थ की द्वैत का अवगाहन न करने वाली बुद्धि के विषय नहीं बन पाते हैं। के ऊपर गुरु तो बताएंगे ना, इधर बीजी बात ये चार कैटेगरी का 5 अधिक कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये बीजा 4 ये पढ़े रहा, ये 4 पर नहीं समझाता है ना द्वैत का। क्योंकि सामान्य जैसा यदि कुछ होता है तो इन्हीं दो के बीच में ही सामान्य जैसे ना, एक यहाँ सामान्य एक जाति पण के छे, जैसे दो गायों के बीच में कॉमन क्या है, उनमें है वो गायपन। सभी पशुओं में कॉमन क्या है, 2 या 2 से अधिक पशुओं में कॉमन क्या है, पशुपन, पशुत्व। मनुष्य में 2 मनुष्य या 2 से अधिक मनुष्य में कॉमन क्या है, मनुष्य। इन्हें सामान्य कहलाता है, इन्हें बताया गया। क्योंकि सामान्य जैसा यदि कुछ होता है तो इन्हीं दो के बीच में ही, एक में कोई सामान्य नहीं हो सकता। इसी तरह विशेष भी, क्योंकि उसकी तो कल्पना ही विभिन्न परमाणुओं